अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलें इस सवाल को करते हैं सॉल्व। सवाल आपके पास आपकी बुक्स की एग्जाम्पल नंबर 15 है। लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द समराइज्ड ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC लिमिटेड एज एट 30 जून 2014। सेल्स है, उसके बाद आपके पास स्टॉक की वैल्यू है। स्टॉक में आपके पास जो है वो ओपनिंग स्टॉक है, फिर परचेजेस है, फिर मैन्युफैक्चरिंग की कुछ एक्सपेंसेस की वैल्यू है। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग मशीन्स, फैक्ट्री की बिल्डिंग की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीन्स की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एडवांस इनकम टैक्स, डेटर्स की वैल्यू, कैश एंड बैंक की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू, शेयर कैपिटल की वैल्यू और अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट एट 1 जुलाई 2013। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीन्स आर प्रोवाइडेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड at 10% and 15% per annum respectively. 60% depreciation on factory building and 100% depreciation on machines are charged to cost of goods sold. The balance depreciation is charged to administrative expenses. चलिए जी, इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हमें डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10% और 15%, और फैक्ट्री बिल्डिंग की 60% डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लेकर जानी है, जबकि मशीन्स की 100% डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगी। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई हो रहा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होगा तो फैक्ट्री बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी। फैक्ट्री बिल्डिंग्स की कॉस्ट है 200, इसमें से हम माइनस कर देंगे पिछले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो 200 में से 50 माइनस होगा और इसका 10% ले लिया जाएगा। यह आ जाता है 15। अब उसने ये कहा कि ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप 60% लेकर जाओगे। तो अगर मैं 15 का 60% ले लेता हूं, अगर मैं 15 का 60% ले लूं तो वो बनेगा 9 और बाकी बच जाएगा 6। ठीक है जी। अच्छा, मशीन्स के लिए 15% का रेट है, तो मशीन्स जो है उसकी कॉस्ट 280 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 87 और इस पर हम लगा देंगे 15%। तो अगर मैं 280 में से माइनस कर देता हूँ 87 और फिर 15% लगा लेता हूँ, तो ये 28.95 बन रहा है। राउंड ऑफ कर कर तकरीबन 29 हम कह सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 31 मई 2014 अ फुली डेप्रिशिएटेड मशीन वॉज सोल्ड फॉर 3 मिलियन। फुली डेप्रिशिएटेड मशीन का मतलब यह है कि उसकी नेटबुक वैल्यू 0 थी और वो आपने बेचा कितने में, 3 मिलियन में। तो सारा का सारा गेन ऑन डिस्पोजल है। फुली डेप्रिशिएटेड का मतलब यह है कि नेटबुक वैल्यू 0 है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आंसर 0 है। वो चीज़ अगर 3 मिलियन में बेची तो पूरा का पूरा प्योरली गेन है। द सेल्स प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन 5 जुलाई। 5 जुलाई वाले दिन पैसा मिला, लेकिन ये चीज़ बेच मैंने 31 मई को दी थी। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स। अब हमारा ईयर एंड क्या है। अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं ना, तो सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमारा ईयर एंड 30 जून 2014 है। जब हमने ये मशीन बेची होगी तो हमें ये पैसा रिसीव नहीं हुआ। 31 मई को हमने ये मशीन बेची, पैसा रिसीव होगा अगले साल, क्योंकि कंपनी का ईयर एंड है 30 जून। तो 5 जुलाई को पैसा रिसीव होगा। जिस दिन हमने मशीन बेची होगी उस दिन इफेक्टिवली एंट्री पास हो जानी चाहिए आपके पास एक रिसीवेबल डेबिट, ये पैसा रिसीव करना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन 3 मिलियन का क्रेडिट। आप चाहें तो डिस्पोजल अकाउंट के जरिए भी इन एंट्रीज को पास कर सकते हैं, सेम रिजल्ट पर पहुंचते हैं। हमने यहाँ पर पॉइंट 1 और 2 डिस्कस किया, 3 पर चलते हैं। Debtors include an amount of 28 million owed by a customer who experienced cash flow problems prior to the year end.
डेटर्स की वैल्यू में 28 मिलियन का एक अमाउंट एक कस्टमर का ऐसा इंक्लूडेड है जिसको कैश फ्लोज के मसले हैं। द कंपनी हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट 18 मिलियन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट। कंपनी ने ये फैसला कर लिया है कि भाई 28 के बजाय हमें 18 मिलियन मिलेंगे, यानी कि 10 मिलियन का बेड डेट होगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में क्या होता है, रिसीवेबल 28 मिलियन लेने थे किसी से, वो आपको 18 मिलियन दे रहा है, तो 10 मिलियन का तो नुकसान है ना। फोर अदर, अच्छा, वापस से पढ़ते हैं। डेटर्स इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 28 मिलियन ओड बाय अ कस्टमर हु एक्सपीरियंस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स प्रायर टू द ईयर एंड। द कंपनी हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट 18 मिलियन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट। फोर अदर डेटर्स एग्रीगेटिंग 5 मिलियन आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न ऑफ। 5 मिलियन का और भी रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ है, तो 15 मिलियन टोटल अमाउंट बन गई। ठीक है जी। इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इज एस्टिमेटेड एट 25 मिलियन। 25 मिलियन का टैक्स का एक्सपेंस होगा। On 20 June 2014, an advance of 12 million was received under a contract for supply of goods in August 2014. The advance was credited to sales. ये गलत है। अगर आपने एडवांस रिसीव किया है तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक डेबिट और एडवांस का अकाउंट क्रेडिट। आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स को गलती से बढ़ा दिया है, उधर से हम इसको रिवर्स करेंगे। सेल्स रिकॉग्नाइज होगी अगस्त में। अगस्त में जब सेल्स होगी तो एडवांस डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री पास होगी। क्लोजिंग स्टॉक एट 30 जून 2014 अमाउंटेड टू 114 मिलियन। इट इंक्लूडेड स्टॉक costing 20 million whereas the related invoice was booked on 4th of July। 30 जून वाले दिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 114 मिलियन है। ये मैंने फिजिकली वेयर हाउस में जाकर गिनती किया होगा, काउंट किया होगा, तो मेरे सामने आया होगा। सवाल ये कहता है कि इसमें 20 मिलियन का एक ऐसा स्टॉक शामिल है जिसकी बुकिंग आपने 4 जुलाई को करी है। अब अगर वो मेरे प्रेमिसेस पर आ गया था, अगर वो मेरे स्टॉक अकाउंट में इंक्लूडेड है, तो मोस्ट लाइकली वो मेरी परचेजेस ही हैं, मेरे प्रेमिसेस पे भी पड़ा हुआ है। मैंने जो इनवॉइस को 4 जुलाई को रिकॉर्ड किया, ये ठीक ट्रीटमेंट नहीं है। इसी साल में इस परचेजेस को रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था, परचेजेस को डेबिट हो जाना चाहिए था और पेबल को क्रेडिट हो जाना चाहिए था इसी साल। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कर लेंगे। In June 2014, a competitor developed a new product which has affected ABC's ability to sell one of its product at its normal price of rupees 160। जून में किसी कॉम्पिटिटर ने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी वजह से हम अपना एक प्रोडक्ट है जो 160 की नॉर्मल प्राइस पर बेचते हैं वो बेच नहीं सकेंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टू सेल द प्रोडक्ट द कंपनी नीड्स टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25%। अब कंपनी को इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए 25% का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। 160 का 25% 40 होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट अब 120 रुपये में बिकेगा। साथ में लिखा हुआ है 150,000 यूनिट्स ऑफ दैट प्रोडक्ट वेर इन हैंड ऑन 30 जून 2014 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 120। इनकी कॉस्ट भी 120 है। इट्स सेलिंग प्राइस आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 20 पर यूनिट। तो एनआरबी कैसे आती है? एनआरबी आती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, यानी कि एनआरबी 100 रुपये। एनआरबी 100 रुपये कैसे है? नॉर्मली आप 160 का ये प्रोडक्ट बेचते हो, लेकिन अब आप इसको 25% डिस्काउंट में बेचोगे तो 75% की वैल्यू पर बेचोगे, यानी कि 120 पे बेचोगे। ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हो गई और ये एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है। तो एनआरबी 100 है, कॉस्ट 120 है। IS2 आपको ये कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरबी पे मेजर करोगे, तो हम 100 रुपये पे मेजर करेंगे। अभी ये चीज़ 120 पर है, यानी कि 20 रुपये का पर यूनिट लॉस बुक करेंगे और 150,000 टोटल यूनिट्स है। तो हमारा जो टोटल लॉस बुक होना चाहिए 3 मिलियन का होना चाहिए। ठीक है जी। अब हमने इस सवाल की तमाम एडिशनल इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर कर समझ लिया। अब हम अपने काम पर चलते हैं। मेन काम क्या करना है भाई? सबसे पहले आपने ABC लिमिटेड कंपनी का नाम लिखना है, साथ में अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 लिखना है। फिर आपके पास सेल्स रेवेन्यू आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? सवाल में आपको 737 का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 5, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 5 में हमने ये पढ़ा कि दुरुस्त एंट्री एडवांस मिलने की होनी चाहिए थी, बैंक डेबिट और एडवांसेस क्रेडिट। उसने बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया है, यानी कि बिला फजूल में सेल्स में 12 मिलियन इंक्लूड कर दिए, जो कि अभी मेरी इस साल की सेल्स नहीं है।
तो उसको रिवर्स करने के लिए मैंने 12 मिलियन वहां से हटा दिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग पर आ जाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये ओपनिंग स्टॉक है, एड परचेजेस। अच्छा, इस सवाल में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हैं, इसका मतलब ये कोई ऐसी कंपनी होगी जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर कर बेचती है। इस केस में अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनता है। तो ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस, वो परचेजेस रॉ मटेरियल की परचेजेस होंगी, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो कि 240 है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी आनी थी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में मशीन की डेप्रिसिएशन भी आनी थी। तो 75 प्लस 301 प्लस 240 प्लस 9 प्लस 29 ये सब ऐड होगा। इसके अलावा कुछ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो माइनस होगी, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, ठीक है जी, ये माइनस होगी। इसके अलावा परचेजेस में इस 20 मिलियन को ऐड करना है, नहीं बाबा। और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक को 3 मिलियन से रिड्यूस भी करना है, एडजस्टमेंट भी करनी है, यानी कि सही क्लोजिंग स्टॉक 114 नहीं है, 114 माइनस 3 3 यानी कि 111 है। तो अब देख लेते हैं कि यही अमाउंट्स आ रही हैं या नहीं। 75 मिलियन क्या है ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड क्या किया है परचेजेस, उसमें ऐड क्या किया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसमें ऐड क्या किया है डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट कर ली थी, उसमें से माइनस क्या किया है क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सर उसमें ये 20 क्यों ऐड किया है, ये परचेजेस में ऐड होना चाहिए। तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप इसको यूं लिखें, आप क्या करें, आप जो है वो ओपनिंग स्टॉक लिखें 75 का, और परचेजेस 301 पे ना लिखें, 321 पे लिख लें। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट 240, उसके बाद डेप्रिसिएशन 9 और 29, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 111 पर लिख दें। ऐसा भी सही है। ये जो रिटन डाउन की एडजस्टमेंट है, इससे इफेक्टिवली क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी, तो वो 114 से 111 रह जाएगी। तो ये 75 प्लस 321 प्लस 240 प्लस 9 प्लस 29 माइनस 111, ये 563 बन जाता है। 563 ये आ गया, सेल्स रेवेन्यू में से ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस वगैरह देख लेते हैं हमें दिए हुए या नहीं। सवाल में हमारे पास ऑलरेडी सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस 28 दिए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 51 दिए हुए हैं। तो सेलिंग एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस 28 लिखे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में ये 51 है। 15 की जो फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन थी उसका 60% हिस्सा हमने शामिल कर दिया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, बाकी 6 मिलियन बच गया था, वो एडमिन कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास कुछ बेड डेट्स वगैरह की अमाउंट भी थी, बेड डेट्स की ये 15 की अमाउंट थी, ये रही वर्किंग। तो आप देख लें एडमिन एक्सपेंसेस आपके पास कितने आ रहे हैं। एडमिन एक्सपेंसेस 51 सवाल में दिए हुए थे, 6 मिलियन डेप्रिसिएशन वाले, जो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग की थी लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल नहीं करी, वो यहाँ आ जाएगी। और 15 मिलियन बेड डेट्स वाले, तो ये आपके पास टोटल एडमिन एक्सपेंसेस का अमाउंट आ गया। अदर इनकम में गेन ऑन डिस्पोजल 3 मिलियन का है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया क्योंकि उस स्पेसिफिक गाड़ी की कोई भी एनपीवी नहीं है, तो जितना रिसीव हुआ है वो सारा का सारा गेन है। इन सबको आप जब ऐड करेंगे 162 माइनस 28 माइनस 72 प्लस 3, तो 65 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो डायरेक्टली आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था, तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। इस सवाल में कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तैयार हो गया। अब इस सवाल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आएंगे और उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। सर ये 44 क्या है और ये 343 क्या है और ये 299 कैसे आया, समझाएं। आ जाए समझते हैं। इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, इस साल की डेप्रिसिएशन है 9, 29 और 6। 29 और 6 35 होता है, 35 और 9 कितना होता है 44। तो ये जो 44 है ना, ये तो इस साल की डेप्रिसिएशन है। ये वाला 44 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 44 जो है वो इस स्पेसिफिक साल की डेप्रिसिएशन है।
अच्छा सर, 343 क्या है? आ जाए सवाल पर दोबारा वापस। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू आपके पास फैक्ट्री बिल्डिंग की कितनी थी? 200 माइनस 50, 150। और मशीन्स की कितनी थी? 280 माइनस 87 यानी कि 193। ऐड करें, 343 बनता है। तो ये आपकी ओपनिंग जो नेटबुक वैल्यू थी वो है। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू में से आपने ड्यूरिंग द ईयर की मजीद डेप्रिसिएशन माइनस करी, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड होगी। 299 हमारे पास नॉन करंट एसेट्स की नेटबुक वैल्यू रह गई। करंट एसेट्स पर आ जाते हैं। स्टॉक 114 का दिया हुआ था, 3 मिलियन की एनआरवी की हिट है, तो एक 111 का बच गया। डेटर्स 117 ऑलरेडी सवाल में दिए हुए हैं और 15 मिलियन का बेड डेट है, वो हटा देते हैं तो 102 बच गया। डेटर 117 दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहे आपके पास डेटर्स 117 पर आ रहे थे। ठीक है जी। सर उसके बाद क्या है? उसके बाद आपके पास अदर रिसीवेबल है। अदर रिसीवेबल में जो आपने एसेट बेचा है ना, उसके अगेंस्ट पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ, वो रिसीव होना है। मैंने भी जो एंट्री पास करी थी, अगर आप मेरी एंट्री देखेंगे, आपने क्या किया? पॉइंट नंबर कौन सा वाला पॉइंट था? अ, जो आपने मशीन बेची है, ये वाला पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2। मैंने भी एंट्री क्या पास की थी? रिसीवेबल डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। एक इम्पैक्ट ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका आप प्रॉफिट बुक कर लो, और दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि रिसीवेबल बुक कर लो, क्योंकि पैसे साल के बाद आ रहे हैं। जब पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। सो अदर रिसीवेबल आ गया। अच्छा, उसके बाद कैश एंड बैंक का बैलेंस 51 एज इट इज सवाल में दिया हुआ है। सवाल में चले जाएं आप। सवाल में आपको 51 का कैश एंड बैंक का बैलेंस एज इट इज प्रोवाइडेड है, दिया हुआ है। सही है। तो इससे आपके पास जो है वो आपके टोटल करंट एसेट्स आ गए। 111 और 102 ऐड करते हैं तो 213, 216, 216 और 217, 217 और 50, 267। 267 और 299 ऐड करते हैं तो आपके पास ये टोटल एसेट्स आ जाते हैं। इसमें दोनों चीज़ें हैं, 299 के नॉन करंट और 267 के करंट एसेट्स। अब आप दूसरा हिस्सा बनाएंगे जो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का होगा। इसमें आपके पास सबसे पहले ओनर्स इक्विटी, शेयर कैपिटल सवाल में एज इट इज दिया हुआ था। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। 90 की सवाल में दी हुई थी, 40 ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है, तो ये 130 हो गया और इन दोनों का टोटल 430 बनता है। मैं आपको ये वैल्यूज दिखा भी देता हूँ। देखिए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसमें से ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ये रिटेन अर्निंग्स या अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में ऐड होगा। और आपके पास जो सवाल की मेन बॉडी है, उसमें आपके पास यहाँ पर 300 का शेयर कैपिटल और 90 के अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो 300 लिखा और 90 में 40 ऐड कर कर 130 लिखा और दोनों को ऐड कर दिया, 430 बन गया। ये हमारे पास ओनर्स इक्विटी वाला एरिया हो गया। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज में 83 के क्रेडिटर सवाल में ऑलरेडी दिए हुए थे और 20 की इनवॉइस में रिकॉर्ड करना भूल गया था। परचेजेस वाली, परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो ये 103 हो गया। इनकम टैक्स का ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंस 25 है। एडवांसेस सवाल में दिए हुए हैं। अब एडवांसेस क्या होते हैं और 25 क्या है? देखिए, 25 तो इस साल का एक्सपेंस है। इस साल के एक्सपेंस की एंट्री आपने पास करी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट। अच्छा, 4 मिलियन का एडवांस टैक्स सवाल में दिया हुआ है। एडवांस टैक्स का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द ईयर मैं 4 मिलियन दे चुका था। मुझे टोटल 25 देने हैं, उसमें से अगर मैं 4 दे चुका था तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन देने होंगे, तो ये मेरी लाइबिलिटी है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर कौन सा वाला है? वो वाला जो सेल्स रेवेन्यू में शामिल कर दिया था, हालांकि वो एडवांस था। तो आपको उसूलन जो आप कस्टमर से एडवांस मिला था उसकी एंट्री पास होनी चाहिए थी, बैंक डेबिट और एडवांस क्रेडिट। आपने एंट्री पास कर दी थी बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो आपने इस एरर को सही करने के लिए सेल्स को डेबिट किया और एडवांस को क्रेडिट किया। इसीलिए सेल्स में से 12 निकाला भी और यहाँ पर एडवांसेस में 12 डाल भी दिया।
ये 136 इन तीनों का टोटल आ गया और ये 566, 430 और 136 का टोटल आ गया। आपके पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला एरिया जो है वो भी बैलेंस हो गया। सो कंपैरेटिवली कोई ख़ास मुश्किल सवाल एज सच ये नहीं है। ठीक है, आसान सा सवाल है। आप इसको एक दो बार दोहराएंगे तो इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। और इसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दोनों बनाए हैं। इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।